वो तारीख थी 26 मई 2014, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इसीलिए 26 मई 2014 का महत्व देश के लोकतांत्रिक इतिहास में अहम हो जाता है। बतौर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो देश के प्रधान सेवक के रूप में कार्य करेंगे। तसु भर भी डगमगाई नहीं, हिली नहीं और कंधे से कंधा मिला करके मुझ जैसे प्रधान सेवक के साथ खड़ी रही। आप मुझे बताइए, ऐसी जनता के लिए जिंदगी खपा देने से कितना आनंद मिलता होगा। ये आनंद की अनुभूति मैं करता। आज पूरे 8 साल हो चुके हैं पीएम मोदी को देश की सत्ता पर काबिज हुए, और इन 8 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में क्या क्या परिवर्तन हुए। इन 8 सालों में सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही जो मिसाल बन गई, और क्या क्या असफलताएं हैं जो पिछले 8 सालों में सरकार के हिस्से में आई। बने रहिए हमारे साथ, हम बताएंगे आपको कि देश के 130 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए हैं पीएम मोदी। दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है और मुझे आशा है कि देश संसद के पास जो अपेक्षा कर रहा है, हम सभी सांसद मिलकर के उस अपेक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं। आखिर देश की आशाओं, आकांक्षाओं और उम्मीदों को किस हद तक पूरी कर पाए हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पीएम मोदी लोकतंत्र के मंदिर यानी देश की संसद में पहली बार पहुंचे, तो लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन को कुछ इस अंदाज में प्रणाम किया और नतमस्तक हो गए। देश की निगाहें टकटकी लगाकर उनके इस अंदाज को देखने लगी। संसद भवन के सामने नतमस्तक होकर देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश की वाराणसी के सांसद के तौर पर संसद भवन में कदम रखा। पीएम मोदी के सत्ता में काबिज होने से पहले यानी यूपीए 1 और यूपीए 2 के काल के दौरान देश में कई घोटाले हुए, जिसकी वजह से जनता में भारी आक्रोश था, और वो आक्रोश 2014 के लोकसभा के आम चुनावों में खुलकर सामने आया। पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीटें मिली हो। एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस 2 आंकड़ों में पहुंची हो। स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ में और श्रीमान मोदी जी की तरफ में ये जनता का फैसला है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए सभी जन आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार देने का एक सकारात्मक प्रयास करेगी। क्योंकि देश के लोगों को एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो देश को दीमक की तरह खोखला किए जाने वाले इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सके और एक मजबूत सरकार दे सके। धरती पर आया हूं, मैं आप सबके माध्यम से देश के गरीबों का, देश के मध्यम वर्ग के लोगों का, देश के पढ़े लिखे लोगों का, देश के ईमानदार लोगों का सर झुका करके नमन करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, देश को भ्रष्टाचारियों से मुक्त कराने के लिए, देश को काले बाजारियों से मुक्त कराने के लिए, देश को काले धन से मुक्त कराने के लिए मैंने जो बीड़ा उठाया है, उसको सबसे ज्यादा आशीर्वाद गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों ने दिए हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं।
इसीलिए देश की जनता ने पीएम मोदी को देश की कमान सौंप दी, इस उम्मीद में कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। अपने विवेक से कार्य करने वाले पीएम देश का नेतृत्व करेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महंगाई पर लगाम लगेगी। क्या यह सब हुआ? बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है आखिर इन 8 सालों में ऐसे कौन से प्रभावशाली और मजबूत फैसले लिए गए जो पीएम मोदी को एक मजबूत राजनेता और सशक्त नेतृत्वकर्ता बनाते हैं। शरीर का प्रत्येक क्षण, समय का प्रत्येक क्षण 125 करोड़ देशवासियों को समर्पित है। वो आया तो सबने कहा आने दो, देख लेंगे। उसने देखा तो सबने कहा देखने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने जीत लिया तो सबने कहा भारतीय लोकतंत्र का इतिहास अपने नेपोलियन को देख रहा है, और देख रहा है इस संसदीय चुनाव के सबसे बड़े जादूगर को। मोदी का पहला संकल्प भ्रष्टाचार मुक्त शासन, जो कांग्रेस सरकार की कमजोरी थी। कांग्रेस भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार घिरी रही, फिर चाहे 2G स्कैम, कोयला स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, चोपर स्कैम, तमाम आरोपों से घिरी रही। लेकिन वही बात करें मोदी सरकार में तो भ्रष्टाचार के बहुत कम मामले सामने आए जो साबित भी नहीं हुए। मोदी के मंत्री भ्रष्टाचार से कोसों दूर रहे, यही कारण है जिससे सरकार की छवि बेदाग और ईमानदार बनी। भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोट और आतंकवाद के खिलाफ जंग में हम लोग थोड़ी सी कठिनाई, वह भी कुछ दिनों के लिए, तो झेल ही सकते हैं। इसी दिशा में गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए जनधन योजना की शुरुआत हुई और उन लोगों को बैंकिंग प्रणाली के साथ जोड़ा गया जो कई सालों से बैंकिंग व्यवस्था से वंचित थे, और 31 करोड़ लोगों को इस योजना का सीधा फायदा मिला। विशेषज्ञों की माने तो आर्थिक क्षेत्र में यह सबसे बड़ी योजना है। इसने एक ही सप्ताह में सबसे अधिक 1.80 करोड़ बैंक अकाउंट खोलने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। होने के बाद शायद मिजाज बदला है, लेकिन 2014 में बैंक की इस शक्ति को मैंने पहचान करके जब उनको आह्वान किया कि मुझे जनधन अकाउंट का मूवमेंट खड़ा करना है, मुझे गरीब की झोपड़ी तक जाकर के उसको बैंक खाते खुलवाने हैं, तय तो करो। इतना बड़ा देश और सिर्फ 40% लोग बैंक से जुड़े हो, 60% बाहर हो, ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, बात चल पड़ी और यही बैंकिंग सेक्टर के लोग, राष्ट्रीयकरण हो चुकी बैंकों के लोग, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ ही बैठने की आदत बन चुके थे, वो लोग जब देश के सामने एक लक्ष्य रखा कि हमें जनधन अकाउंट खोलना है, मैं आज गर्व के साथ सभी बैंकों का उल्लेख करना चाहूंगा, सभी बैंकों के हर छोटे मोटे मुलाजिम का उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने इस सपने को साकार किया और जनधन अकाउंट फाइनेंशियल इंक्लूजन की दुनिया में दुनिया के सामने एक बेहतरीन उदाहरण बन गया। ये आप ही के तो पुरुषार्थ से हुआ है, और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जनधन जो मिशन निकला, वो बीज बोया था तो 2014 में, लेकिन आज इस कठिन से कठिन कालखंड में दुनिया डगमगाई, भारत का गरीब टिका रहा क्योंकि जनधन अकाउंट की ताकत थी। इसी के साथ आर्थिक क्षेत्र में एक और कदम बढ़ाते हुए एक राष्ट्र एक टैक्स यानी जीएसटी को लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस टैक्स सिस्टम में सभी वस्तुओं का अलग अलग टैक्स नहीं देना होगा और पूरे देश में एक ही टैक्स व्यवस्था लागू की गई।
यह साल 1991 के बाद से अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद वित्तीय क्षेत्र में सुधार को लेकर सबसे बड़ा कदम है, जिसे लागू करने के लिए पिछली सरकार भी प्रयासरत थी। मोदी सरकार ने जुलाई 2017 को सामान और सेवा कर जीएसटी संसद के सेंट्रल हॉल में आधी रात को संसद के विशेष सत्र से शुरू किया। जीएसटी कौन सहमत नहीं था? सब कोई चाहते थे जीएसटी, लेकिन निर्णय नहीं हो पाते थे। फैसले लेने में मेरा अपना लाभ गैरलाभ, राजनीति, चुनाव, यही चीजों का दबाव रहता था। आज मेरे देश के छोटे छोटे व्यापारियों की मदद से, उनके खुलेपन से, नएपन को स्वीकारने के उनके स्वभाव के कारण आज देश ने जीएसटी लागू कर दिया। व्यापारियों में एक नया विश्वास पैदा हुआ। मैं देश के व्यापारी आलम को, छोटे मोटे उद्योग करने वाले आलम को जीएसटी के साथ शुरू में कठिनाइयां आने के बावजूद भी उसको गले से लगाया, स्वीकार किया, देश आगे बढ़ा। आर्थिक सुधारों के साथ साथ महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के इरादे से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई, जो ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई, जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं था और खाना बनाने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ग्रामीण और गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बड़ी संख्या में गैस कनेक्शन दिए गए। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बीपीएल राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में सिलेंडर दिया गया। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार लगभग 3 करोड़ परिवार इस योजना के लाभार्थी है। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन देने का जो संकल्प हमने लिया था, वो आज इस मंच पर इन लाखों बहनों की हाजिरी में सिद्ध हुआ है। सिर्फ सिद्ध ही नहीं हुआ, बल्कि तय समय से 7 महीने पहले ही लक्ष्य को हमने पा लिया है। बलिया से पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई और 10 अगस्त 2021 को इसके दूसरे फेज की शुरुआत हुई। खास बात यह है कि दोनों ही बार इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही हुई और दोनों ही बार यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसे लेकर कार्यक्रम किया गया। और इसी के साथ युवाओं को रोजगार देने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत भी की गई। इस योजना में गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि लघु उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की गई। इस योजना में वाणिज्य बैंक, आरआरबी, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, एनबीएफसी द्वारा बड़ी संख्या में ऋण दिए गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 23 मार्च 2018 तक 2,28,144.75 करोड़ रुपए के कुल 4,53,51,509 कर्ज आवंटित किए गए। इस योजना के तहत कुल 2,20,596.05 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। आपको बता दें कि इस योजना को 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। ये अपनी अलग पहचान कायम कर सके। प्रधानमंत्री ने कल प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 3 साल पूरे होने के अवसर पर देश भर से आए 100 से अधिक लाभार्थियों से बातचीत की। बीते 3 साल में देश में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुद्रा लोन का फायदा मिला है, जिससे न सिर्फ स्वरोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, बल्कि रोजगार के नए मौके भी सृजित हुए हैं। मुद्रा ऋण 10 लाख रुपए तक के गैर कृषि कार्यकलापों के लिए उपलब्ध है। डेयरी, पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन आदि जैसे कृषि से संबंधित क्षेत्र भी इस योजना में शामिल है। मोदी सरकार के सबसे बड़े और कड़े निर्णय में शामिल है 3 तलाक पर कानून। जी हां, मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहे शोषण को खत्म करने के लिए 3 तलाक पर ऐतिहासिक कदम उठाया, जिसका लंबे समय से विरोध किया जा रहा था। सरकार ने लोकसभा में कई संशोधन प्रस्ताव खारिज होने के बाद मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड मैरिज बिल पास करवाने का कार्य किया। कई मुस्लिम संगठनों के विरोध करने के बाद भी पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के दर्द को समझते हुए 3 तलाक कानून को संसद से पूर्ण बहुमत से पास करवा लिया।
जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, वैसे ही मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। सर्जिकल स्ट्राइक, जी हां, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आए तो मोदी सरकार ने कभी समझौता किया ही नहीं। ये मोदी के नेतृत्व में सेना ने जबरदस्त पराक्रम का प्रदर्शन किया और ये साबित कर दिया कि भारत की रक्षा शक्ति दुनिया के किसी भी विकसित देश से कम नहीं है। इसी के साथ ये भी संदेश दिया कि कड़े फैसले और निर्णय हम भी कर सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए ये बता दिया कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से कभी कोई समझौता नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर घर में घुसकर मारने पर भी कोई संकोच नहीं करेगा। उरी आतंकी हमले के बाद 28 सितंबर 2016 को दुनिया का आधा हिस्सा सोया रहा और भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। भारतीय कमांडोज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के लॉन्च पैड्स पर हमला कर उन्हें तबाह कर रहे थे। इसके बाद पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया और इसी के साथ यह साबित हो गया कि मोदी सरकार के लिए राष्ट्रवाद से बड़ा कुछ नहीं है। राष्ट्रवाद ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता है। और 2019 के लोकसभा आम चुनावों में पूरे देश में राष्ट्रवाद की लहर दिखाई दी। राष्ट्रवाद के सामने बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था, ये सब मुद्दे बोने साबित हुए। इसी के साथ मोदी सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों में से स्वर्ण आरक्षण एक अहम निर्णय था, जिसकी मांग लंबे समय से हो रही थी, लेकिन कोई भी सरकार इसे छूने के लिए तैयार नहीं थी। शायद वोट बैंक के डर से किसी भी सरकार ने स्वर्ण आरक्षण लागू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन ये तो मोदी है, वो सभी फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं जो वोट बैंक के खिसकने के डर से दूसरी सरकारों ने नहीं लिए। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के अंतिम वर्ष 2019 के जनवरी में स्वर्ण समुदाय को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का फैसला किया। इस स्वर्ण आरक्षण विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पास कराकर कानूनी अमली जामा पहना दिया। इसके जरिए स्वर्ण समुदाय के लोग सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। बाद से बीजेपी की 2019 की राह में कांटे महसूस किए जाने लगे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण का संकेत पहले ही दे चुके थे। मांग आ रही है तो क्या आ रही है? मांग ये आ रही है कि हमें भी अब इसमें जोड़ दीजिए। ये मांग आ रही है। इस देश में आरक्षण के संबंध में पूरी संसद में सर्वसम्मति है और मैं कहूंगा लालू जी से मेरे कई विषयों पर मतभेद है, नीतीश जी से मेरे कई विषयों पर मतभेद है, कांग्रेस से मेरे कई विषयों पर मतभेद है, लेकिन इस देश के किसी भी राजनीतिक दल से आरक्षण के संबंध में हमारा कोई मतभेद नहीं है।
इसी के साथ अनुच्छेद 370 का खात्मा, जी हाँ, जिसका मकसद एक देश एक संविधान एक देश एक निशान था। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया। इसी के साथ राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने वाले प्रस्ताव को मंजूर किया। इसके बाद घाटी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में एक देश एक विधान एक निशान लागू हो पाया। कश्मीर के कई राजनेता जो अनुच्छेद 370 को हटाने के विरोध में थे और बोल रहे थे अनुच्छेद 370 को छू कर दिखाओ खून की नदियां बहने लगेगी, मोदी उन नेताओं से भी नहीं डरे। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर PSA यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया गया। कश्मीर की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई। सुरक्षा एजेंसियां भी हर समय सतर्क रही और कश्मीर में शांति रही और आज कश्मीर में हालात सामान्य है। ऐसी कई उपलब्धियां हैं जो मोदी सरकार और PM मोदी ने अपने और देश के नाम की, लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसी असफलताएं भी है जो आपके लिए जानना जरूरी है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाई। मेरे नौजवानों, क्या मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपकी ताकत। महंगाई पर लगाम लगाने की बात भी कही, लेकिन इसमें भी असफल नजर आई। नोटबंदी जैसे फैसले भी किए और कहा कि काला धन खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इस फैसले से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ। कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। अक्सर PM मोदी को विदेश नीति और कूटनीति के मामले में घेरा जाता था, खासकर तब जब 2014 में PM मोदी को बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था। तब उनके विरोधी और मीडिया विदेश नीति को लेकर अफसोस जाहिर करते थे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी देश के अगले PM बने तो देश की विदेश नीति और कूटनीति का क्या होगा। किसी से हाथ मिलाते होंगे, जरा अच्छी पर्सनालिटी होगी, बढ़िया सा जैकेट वगैरह पहना होगा, टाई भाई अच्छी होगी, वो भी पहना है, और जैसे ही कहाँ से आए हो तो धीरे धीरे हाथ ढीला पड़ जाता। और आज जैसे ही कहते होंगे इंडिया, वो हाथ छोड़ता नहीं आपको। ऐसा होता है कि नहीं होता है? दुनिया में जहां जाते हैं आपका माथा ऊंचा रख सकते कि नहीं रख सकते? दुनिया आपसे आंख मिला करके बात करने के लिए उत्सुक है कि नहीं है? लेकिन मोदी ने साबित कर दिया कि आज देश विदेश नीति और कूटनीति में कहीं आगे है। आज भारत की विदेश नीति और कूटनीति का डंका पूरी दुनिया में बजता है। अमेरिका से लेकर यूरोप, ब्रिटेन से लेकर जापान, ऑस्ट्रेलिया से लेकर फ्रांस, जर्मनी से लेकर रूस, सभी देशों के साथ आज भारत के अच्छे संबंध है।